और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तुनिशा सुसाइड मामले में शिजान का बयान सामने आया है। पुलिस को दिए बयान के मुताबिक श्रद्धा मर्डर के बाद शिजान ने धर्म और उम्र का हवाला देते हुए तुनिशा से ब्रेकअप की बात कही। शिजान ने पुलिस को बताया कि दोनों अलग धर्म के थे, उम्र का फासला भी काफी था, इसीलिए उन्होंने अलग होने का फैसला लिया था। शिजान का ये अहम बयान। और अब लंच ब्रेक में बात तुनिशा सुसाइड मामले की, साथ ही में बात होगी श्रद्धा मर्डर मामले में हुए सबसे ताजा खुलासे की। एक तस्वीर टेलीविजन के पर्दे का सबसे उभरता हुआ एक चमकदार चेहरा तुनिशा शर्मा का है, तो दूसरी तस्वीर श्रद्धा विकास वालकर की है, जिसका कत्ल दिल्ली के मेहरौली में हुआ और आरोप लगा श्रद्धा के दोस्त और लिव इन पार्टनर आफताब पर। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच पसरे अंधकार में खो गया एक और फिल्मी सितारा। तो दूसरी तस्वीर में वो चेहरा है जिसकी आंखों में जिंदगी की चमक थी, मगर वक्त से पहले ही वो बुझ गई। आखिर उस रोज मेकअप रूम में क्या हुआ? लंच के वक्त की उस लड़ाई का क्या है सच? क्या है तुनिशा और बॉयफ्रेंड शिजान के फोन में वो छुपा हुआ राज? तुनिशा सुसाइड केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा आया है सामने। असल में खुलासा यही है कि आत्महत्या से पहले शिजान के साथ तुनिशा ने लंच किया और लंच का वो वक्त दोपहर 3 से लेकर 3:25 का था। सवाल उठता है कि आखिर इन 25 मिनट में क्या हुआ? उधर दिल्ली पुलिस के हाथ एक बोलता हुआ गवाह लग गया है, जिससे श्रद्धा मर्डर केस की उलझी हुई गुत्थी सुलझने का रास्ता दिख सकता है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसके हाथ एक ऑडियो सबूत लग गया है, क्योंकि उस ऑडियो में आफताब और श्रद्धा की लड़ाई की बातें कैद हैं। पुलिस का दावा है कि इस ऑडियो के जरिए आफताब का पूरा सच सामने आ जाएगा। तो तमाम मोड़ों से गुजरता हुआ तुनिशा का ये आत्महत्या का मामला अचानक लव जिहाद के एंगल में जाकर जुड़ गया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि तुनिशा पर शिजान ने धर्म परिवर्तन का ऐसा दबाव डाला कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करना ज्यादा मुनासिब समझा। क्या ये बात सच है या महज हवा हवाई? हालांकि इस बात को लेकर अब सियासी बहस तेज हो गई है, लेकिन पुलिस गहराई से इस मामले की जांच कर रही है और इसीलिए उसने दोनों के फोन खंगालने शुरू कर दिए। क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है? और लव जिहाद का एक मसला है, मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। टेलीविजन की दुनिया का चमकदार सितारा तुनिशा शर्मा ने किन हालात में सीरियल के सेट पर खुदकुशी कर ली? 2 दिन बाद भी इस पर अटकलों का दौर जारी है। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कल नासिक में एक बयान देकर इस केस को नया मोड़ दे दिया। ये भी बात सामने है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है और लव जिहाद का एक मसला है, मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। अब
तक बीजेपी के कई नेता और हिंदुवादी संगठन के लोग तुनीशा की खुदकुशी को लव जिहाद से जोड़ चुके हैं, लेकिन पहली बार महाराष्ट्र सरकार के किसी मंत्री ने ऐसा कहा है कि तुनीशा शर्मा की खुदकुशी लव जिहाद का मामला है। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस फिलहाल इस पर चुप है। लव जिहाद का मामला भी जो है, खबरें जो हैं ऐसी थी, उसके एंगल में हम कुछ तपास कर रहे हैं, उसके एंगल में कुछ इन्वेस्टिगेशन हमारा चलने वाला है, या कौन से एंगल में हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं उसके बारे में बताएं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने जो भी आ जाएगा उसी हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे। तुनीशा ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, लिहाजा खुदकुशी की वजहों पर घना कोहरा है। सच का पता लगाने के लिए सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने एसआईटी जांच की मांग की है। सरकार इस पर कठोर निर्णय लेगी और हमारी इस पे मांग ये हम कर रहे हैं कि इसकी मांग एसआईटी से जरिए की जाए, क्योंकि जब मैं सेट पे गया लोग डर रहे बताने के लिए। मैं प्रोडक्शन मैनेजर से मिला, सेट पे जब मैं जाने लगा मुझे रोका गया, फिर आसपास के सेट के मजदूर से मिला, कलाकारों से मिला, कोई बताने को तैयार नहीं, सब घबराए हुए। ये कहानी बहुत बड़ी है। मुंबई में तुनीशा अपनी मां के साथ रहती थी। तुनीशा की मां ने ही अपनी बेटी की मौत के बाद तुनीशा के साथी कलाकार शिजान खान को कसूरवार ठहराया, जिसके बाद पुलिस ने शिजान खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस दोनों के करीबियों से पूछताछ कर रही है। तुनीशा और शिजान का फोन जब्त कर पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। मुंबई से पारस दामा, अमित त्यागी और उमेश मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तुनीशा सुसाइड मामले में वो 15 मिनट इस वक्त पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी पहेली बने हैं, जिन 15 मिनट में एक्ट्रेस ने खाना खाते खाते अचानक मौत को गले लगा लिया। सच कहा जाए तो इन्हीं 15 मिनट में इस मौत का पूरा सच छिपा हुआ है और पुलिस की जांच में केंद्र में अब भी वही 15 मिनट हैं जब तुनीशा ने अपने मेकअप रूम में खुद का अंत कर लिया था। रुपहले पर्दे पर तुनीशा अपने करियर के शानदार मुकाम पर थी। कम ही उम्र में उसने कामयाबी की वो सीढ़ियां चढ़ ली थी जो सिल्वर स्क्रीन की दुनिया में कम ही लोगों को नसीब होती है। फिल्मों में बाल कलाकार से शुरू हुआ उसका करियर बेहद हिट सीरियल्स तक आ गया था। तुनीशा की खास पहचान बन चुकी थी। लेकिन 24 दिसंबर को आकर यह सुनहरा सफर अचानक दोपहर को रहस्यमयी तरीके से ठिठक गया। तुनीशा सुसाइड केस के वो 15 मिनट, शीजान के मेकअप रूम में लंच के वक्त लड़ाई। 3 बजे लंच के लिए मेकअप रूम में गई तुनीशा। 3:15 बजे तुनीशा ने मेकअप रूम में लगाई फांसी। मेकअप रूम में तनातनी के बाद दी जान। लेकिन 24 दिसंबर को सीरियल अली बाबा के सेट पर ऐसा क्या हुआ कि महज 20 साल की उम्र में इस जिंदा दिल और होनहार एक्ट्रेस का जिंदगी का सफर थम गया। अब तक की मिली जानकारी चौंकाती है। फांसी लगाने से 15 मिनट पहले तुनीशा ने शीजान के साथ किया था लंच। दोनों के बीच आखिर क्या हुआ था? जानकारी सामने आई है कि पहले शिफ्ट की शूटिंग में भी सब कुछ नॉर्मल था। शूट खत्म होने के बाद तुनीशा ने शीजान के साथ ही मेकअप रूम में दोपहर 3 बजे लंच भी किया। इसके 15 मिनट बाद ही ऐसा क्या हुआ कि तुनीशा ने मेकअप रूम में फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी? देखिए, जब से ये शो शुरू हुआ था तभी से इन लोगों का मतलब मिलना जुलना था, अच्छे दोस्त थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अभी पिछले 15-20 दिन पहले तुनीशा को एंजाइटी सेट पे अटैक आया था, तो इन लोगों ने उसको एडमिट किया। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसने सिर्फ इतना बोला, मैं भी था, उसकी मम्मी भी थी, डॉक्टर भी थे, कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब बोल रही थी। वो बार बार रिपीट कर रही थी एक ही बात को। और सीधे आपको ले चलेंगे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। और ये वीर बाल दिवस हमारी सिख परंपरा के लिए भावों से भरा जरूर है, लेकिन इससे
आकाश जैसी अनंत प्रेरणाएं भी जुड़ी है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। हर साल वीर बाल दिवस का ये पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। भारत की युवा पीढ़ी का सामर्थ्य क्या है, भारत की युवा पीढ़ी ने कैसे अतीत में देश की रक्षा की है, मानवता के कितने घोर प्रघोर अंधकारों से हमारी युवा पीढ़ी ने भारत को बाहर निकाला है। वीर बाल दिवस आने वाले दशकों और सदियों के लिए ये उद्घोष करेगा। मैं आज इस अवसर पर वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे आज 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित करने का मौका मिला। मैं पिता दशमेध गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मातृशक्ति की प्रतीक माता गुजरी के चरणों में भी अपना शीश झुकाता हूं। साथियों, विश्व का हजारों वर्षों का इतिहास क्रूरता के एक से एक खौफनाक अध्यायों से भरा है। इतिहास से लेकर किंवदंतियों तक हर क्रूर चेहरे के सामने महानायकों और महानायिकाओं के भी एक से एक महान चरित्र रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि चमकौर और सरहिंद के युद्ध में जो कुछ हुआ वो भूतो न भविष्यति था। ये अतीत हजारों वर्ष पुराना नहीं है कि समय के पहियों ने उसकी रेखाओं को धुंधला कर दिया। ये सब कुछ इसी देश की मिट्टी पर केवल 3 सदी पहले हुआ। एक और धार्मिक कट्टरता और उस कट्टरता में अंधी इतनी बड़ी मुगल सल्तनत, दूसरी ओर ज्ञान और तपस्या में तपे हुए हमारे गुरु, भारत के प्राचीन मानवीय मूल्यों को जीने वाली परंपरा, एक और आतंक की पराकाष्ठा, तो दूसरी ओर अध्यात्म का शीर्ष, एक और मजहबी उन्माद, तो दूसरी ओर सब में ईश्वर देखने वाली उदारता। और इस सब के बीच एक और लाखों की फौज, और दूसरी ओर अकेले होकर भी निडर खड़े गुरु के वीर साहबजादे। ये वीर साहबजादे किसी धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब
दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। एक और नृशंसता ने अपनी सभी सीमाएं तोड़ दी, तो दूसरी ओर धैर्य, शौर्य, पराक्रम के वीर सभी प्रतिमान टूट गए। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह ने भी बहादुरी की वो मिसाल कायम की जो सदियों को प्रेरणा दे रही है। भाइयों और बहनों, जिस देश की विरासत ऐसी हो, जिसका इतिहास ऐसा हो, उसमें स्वाभाविक रूप से स्वाभिमान और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे, जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजूद इसके हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा। साथियों, अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है, तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। इसलिए आजादी के अमृत काल में देश ने गुलामी की मानसिकता के मुक्ति का प्रण फूंका है। वीर बाल दिवस देश के उन पंच प्राणों के लिए प्राणवायु की तरह है। साथियों, इतनी कम उम्र में साहबजादों के इस बलिदान में हमारे लिए एक और बड़ा उपदेश छिपा हुआ है। आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी। दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में उसकी नई पीढ़ी जोर जुल्म के आगे घुटने टेक देती है, उसका आत्मविश्वास और भविष्य अपने आप मर जाता है। लेकिन भारत के वो बेटे, वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। वो दीवार में जिंदा चुन गए, लेकिन उन्होंने उन आतताई मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। यही किसी भी राष्ट्र के समर्थ युवा का सामर्थ्य होता है। युवा अपने साहस से समय की धारा को हमेशा के लिए मोड़ देता है। इसी संकल्प शक्ति के साथ आज भारत की युवा पीढ़ी भी देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए निकल पड़ी है। और इसलिए अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की भूमिका और भी अहम हो गई है। साथियों,
सिख गुरु परंपरा केवल आस्था और आध्यात्म की परंपरा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का भी प्रेरणा पुंज है। हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा इसका उदाहरण और क्या हो सकता है। इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ भारत के अलग अलग कोणों से 15 संतों और 14 रचनाकारों की वाणी समाहित है। इसी तरह आप गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन यात्रा को भी देखिए। उनका जन्म पूर्वी भारत में पटना में हुआ। उनका कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। गुरु के पंच प्यारे भी देश के अलग अलग हिस्सों से थे और मुझे तो गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धरती से भी था, द्वारिका से, गुजरात से, जहां मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र गुरु गोविंद सिंह जी का अटल संकल्प था। जब वो बालक थे तो ये प्रश्न आया कि राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए बड़ी बलिदान की जरूरत है। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपसे महान आज कौन है, ये बलिदान आप दीजिए। जब वो पिता बने तो उसी तत्परता से उन्होंने अपने बेटों को भी राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान करने में संकोच नहीं किया। जब उनके बेटों का बलिदान हुआ तो उन्होंने अपनी संगत को देखकर कहा, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। अर्थात मेरे 4 बेटे मर गए तो क्या हुआ, संगत के कई हजार साथी, हजारों देशवासी मेरे बेटे ही है। देश प्रथम, नेशन फर्स्ट को सर्वोपरि रखने की ये परंपरा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इस परंपरा को सशक्त करने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पर है। साथियों, भारत की भावी पीढ़ी कैसी होगी, ये इस बात पर भी निर्भर करता है वो किससे प्रेरणा ले रही है। भारत की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का हर स्रोत इसी धरती पर है। कहा जाता है कि हमारे देश भारत का नाम जिस बालक भारत के नाम पर पड़ा वो सिंहों और दानवों तक संहार करके थकते नहीं थे। हम आज भी धर्म और भक्ति की बात करते हैं तो भक्तराज प्रहलाद को याद करते हैं। हम धैर्य और विवेक की बात करते हैं तो बालक ध्रुव का उदाहरण देते हैं। हम मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने तप से प्रभावित कर लेने वाले नचिकेता को भी नमन करते हैं, जिस नेत्री नचिकेता ने बाल्यकाल में यमराज को पूछा था, व्हाट इज डेथ, मृत्यु क्या होता है। हम बाल राम के ज्ञान से लेकर उनके शौर्य तक, वशिष्ठ के आश्रम से लेकर विश्वामित्र के आश्रम तक, उनके जीवन में हम पग पग पर आदर्श देखते हैं।